आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो हमें हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है। सबसे पहली कहानी है दिलावर की। वो लिखते हैं, मेरा नाम दिलावर हुसैन है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं नौशहरा केपीके से ताल्लुक़ रखता हूं। 5 साल पहले हम कराची में शिफ्ट हो गए थे और मैं आपकी हॉरर स्टोरीज का बड़ा फ़ैन हूं। आज मैं एक सच्चा वाक़या बताना चाहता हूं जो मेरी बहन के स्कूल के ड्राइंग मास्टर के साथ हुआ था। मेरी बहन के ड्राइंग मास्टर काफ़ी उम्रदराज थे और रोज़ाना स्कूल आने के लिए लगभग 2 घंटे का सफ़र तय करते थे। कई बार दूरी की वजह से वह रात में स्कूल में ही रुक जाते थे। एक रात जब वह स्कूल में सो रहे थे तभी उन्होंने महसूस किया कि किसी ने उनकी क्लास का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही पलों में हालात खौफनाक हो गए। उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी, उठो और सामने व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो। डरते हुए जब उन्होंने देखा तो व्हाइट बोर्ड पर खून के निशान दिखाई देने लगे। फिर उन्होंने देखा कि जैसे किसी ने खून से सना हुआ हाथ बोर्ड पर रगड़ा हो, लेकिन सामने कोई नजर नहीं आ रहा था। अगले दिन उन्होंने बाकी शिक्षकों को यह घटना बताई। वे बोले कि जब उन्होंने आयतें पढ़ना शुरू कीं तो यह अजीबोगरीब गतिविधियां रुक गईं। फिर उन्होंने हिम्मत करके बोर्ड के पास जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक उन्होंने महसूस किया कि कोई क्लासरूम के बाहर भाग रहा है। वे बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बाद में उन्होंने बताया कि किसी ने उनके कंधे पर बहुत जोर से हाथ मारा, जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो। अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया। अफसोस की बात यह थी कि इस घटना के बाद वे करीब 1 महीने तक स्कूल नहीं आ पाए और आखिरकार 1 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया। सबका मानना था कि इस घटना ने उनकी मौत का कारण बनी। यह स्कूल आज भी वैसे ही चलता है, लेकिन उस क्लासरूम के पास से गुजरने पर एक अजीब सी दहशत महसूस होती है। दूसरी कहानी है उमर की। मेरा नाम उमर है और मेरा ताल्लुक एक गांव से है। मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ मेरी नानी के घर हुआ था। यह बात तब की है जब हम लोग मंडी भावलदीन में नानी के घर गए थे। पहले भी वहां इस तरह की घटनाएं हो चुकी थीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। हम दोपहर के करीब 2 बजे वहां पहुंचे और खाने के बाद बाहर आंगन में गर्मी के मौसम की वजह से सो गए। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे पीछे से छुआ और ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज मेरी पीठ पर बैठ गई हो। अदन भाई, यकीन मानिए मैं बहुत डर गया था। मच्छरदानी बंद थी और कोई अंदर नहीं आ सकता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद वहम हुआ होगा, तो मैंने फिर से आंखें बंद कर लीं और आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंक लिया। मैं आधी नींद में ही था। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे बालों को छू रहा हो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तब भी वहां कोई नहीं था। तभी अचानक मैंने महसूस किया कि कोई मुझे पीछे से जोर से पकड़ रहा है। जैसे ही मैंने पीछे देखा, अल्लाह माफ करे भाई, वो खौफनाक शक्ल वाली मखलूक थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा वो बाहर आ जाएगा। उस डरावनी शक्ल को देखकर मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। फिर वह चीज अचानक गायब हो गई। मैंने हिम्मत जुटाकर पानी पीने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने आयतुल कुर्सी का वर्ड किया और धीरे धीरे वह चीज मुझसे दूर होती महसूस हुई। तभी मेरी नजर नानी पर पड़ी जो पानी पी रही थीं। मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि यह मामूली बात है, हमारे साथ भी ऐसे कई वाकये हुए हैं। अगले दिन मुझे एक मौलवी साहब के पास ले जाया गया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मेरे ऊपर दुआ पढ़ी और मुझे पहनने के लिए एक ताबीज़ दिया। आज तक वो ताबीज़ मेरे पास है और उसके बाद से ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं हुई। तीसरी कहानी है रईस की। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रईस है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक अजीब वाकया सुनाना चाहता हूँ जो मेरे भाई की सास के साथ हुआ था। कुछ समय पहले मेरे भाई की सास अचानक बीमार हो गईं। हमारे वालिद साहब एक आमिल हैं, इसलिए मेरे भाई के ससुराल वालों ने उनसे मदद की गुजारिश की। पहले तो किसी को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही मेरे वालिद ने उन पर दुआ पढ़ना शुरू की, उन्होंने महसूस किया
कि उन पर किसी जिन्न का साया है। उन्होंने मेरे भाई के ससुराल वालों को मज़ार जाने की सलाह दी, लेकिन उनके ससुराल वाले इन बातों पर यकीन नहीं करते थे और शहर शहर डॉक्टरों के पास ले जाते रहे, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार मेरी माँ ने उन्हें हमारे शहर में आने की सलाह दी ताकि अच्छे डॉक्टर दिखा सकें। वे हमारे घर पर रहने आ गए क्योंकि उनका घर काफ़ी दूर था। उस दौरान मेरे वालिद रोज़ रात में उनके लिए दुआ पढ़ते रहे। आखिरी रात को उन्होंने उनके लिए दुआ की और उस रात कुछ अजीब हुआ। मैं अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था। रात का 1 बजा था। मैंने मोबाइल चार्ज पर लगाकर सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक मुझे एक औरत की चीख सुनाई दी। मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और सोचा कि मैं ऐसी चीज़ों से नहीं डरूंगा। फिर थोड़ी देर बाद वही चीख दोबारा सुनाई दी और तीसरी बार भी। हर बार मैं इसे नज़रअंदाज करता रहा। फिर अचानक मेरे कान के पास एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ गिरी हो। मैं डर के मारे उछल पड़ा और मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि जैसे दिल बाहर आ जाएगा। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार बीच में भूल जाता था। फिर मुझे एक औरत की हंसी सुनाई दी। मेरे वालिद दूसरे कमरे में थे और वहां जाने के लिए मुझे बाहर से होकर जाना पड़ता, लेकिन डर की वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद मुझे फजर की अजान सुनाई दी और तब जाकर मुझे कुछ चैन मिला। उसके बाद भाई के ससुराल वाले जब वापस चले गए तो ऐसी घटनाएं खत्म नहीं हुईं। एक दिन मैं गेस्ट रूम में बैठा था, तभी मेरी 9 साल की भतीजी आई और दीवार की तरफ देखकर रोने लगी। वह उस दीवार की तरफ इशारा करके कुकू कहने लगी, जो कि वो जानवरों के लिए बोलती थी। उसके बाद एक दिन हमारी पड़ोस की बहन की दोस्त हमारे घर आई। वह गेस्ट रूम में थी और टेबल पर रखे तौलियां, कंघी और चार्जर अचानक से गिर गए, जैसे किसी ने उन्हें गुस्से में फेंका हो। ऐसी घटनाओं के बाद हम सब ने दुआओं का सिलसिला बढ़ा दिया और खुदा का शुक्र है, इसके बाद से कोई और वाकया नहीं हुआ। मैं आपके सुनने वालों से बस यही दुआ की गुजारिश करता हूं कि मेरे भाई की सास जल्दी सेहतयाब हो जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे ऊपर वाले फ्लोर में जाना बहुत कम हुआ करता था, लेकिन शादी के दौरान घर में मेहमानों की भीड़ होने के कारण हमें ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट होना पड़ा। ऊपर वाले फ्लोर पर एक बड़ा स्टोर था और उसके साथ एक बहुत बड़ा कमरा, इतना बड़ा कि मानो 3 कमरे जोड़ दिए गए हों। हम सब ऊपर सोने लगे थे। एक रात का वाकया है, तकरीबन 9-10 बजे का समय होगा। मेरी छोटी खाला और हम कजिन ऊपर वाले फ्लोर पर सो रहे थे। तभी अचानक मेरी खाला की आंख खुली और उन्होंने देखा कि नानी उनके बगल में लेटी हुई हैं, लेकिन नानी की आंखें खुली हुई थीं और उनकी आंखों की लाल सुर्ख रंग में जल रही थी। खाला ने नानी को हिलाया, उन्हें जगाने की कोशिश की, मगर नानी बेहोश सी पड़ी रहीं। तब खाला ने मुझे उठाया और कहा, आयशा उठो, नानी को क्या हो गया है। घबराहट में हम दोनों तुरंत नीचे भागे। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, देखा कि नानी आराम से अम्मी के साथ बैठी बातें कर रही थीं। हम दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर नानी को देखा था और अब वह यहां आराम से बैठी थीं। हमने पूरे घर में शोर मचा दिया कि ऊपर कुछ है और वहां अब हम नहीं जाएंगे। अम्मी ने कहा कि यह हमारा वहम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि वहां कुछ तो अजीब जरूर है। खाला ने भी कहा कि ठीक है, मेरा वहम हो सकता है, लेकिन आयशा भी साथ थी और उसने भी वही देखा। यह बात यहीं रुक गई। खाला और मैं चुप हो गए और किसी ने आगे से इसका जिक्र नहीं किया। इस घटना के बाद मैंने और मेरे कजिन्स ने ऊपर जाकर खेलना छोड़ दिया, जबकि पहले हम रोज शाम को वहां जाकर खेलते थे। शादी के सारे फंक्शन हो गए। 5वें दिन मेरी मामी ने बताया कि उन्होंने ऊपर वाले फ्लोर पर एक बच्चे को देखा जो सफेद कपड़े पहने हुए था, जबकि उस वक्त घर में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। मामी घबरा कर नीचे आईं और यह बात अम्मी को बताई। तब अम्मी ने उन्हें सलाह दी कि ऊपर वाला फ्लोर छोड़ दें और नीचे आ जाएं। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे सारे ननिहाल वाले वापस पंजाब लौट गए। मेरे नाना कराची में ही थे। 1 महीने बाद अम्मी ने घर का काम करने के लिए एक मुलाजिमा रख ली। एक दिन वह कपड़े धोकर ऊपर वाले फ्लोर पर फैलाने गई।
वहां उसे अचानक किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाजें उसी कमरे से आ रही थीं जहां खाला ने नानी के रूप में किसी और को देखा था। शादी के बाद से ही उस कमरे का दरवाजा बंद था और हमने ऊपर जाना लगभग बंद कर दिया था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वह मुलाजिमा ऊपर कपड़े फैलाने गई और अचानक उसका हाथ मुड़ गया, मानो किसी ने उसे जोर से खींचकर मोड़ा हो। वह बहुत चीखती चिल्लाती नीचे आई और अम्मी से कहा, बाजी, आपकी छत पर कोई है जिसने मेरा हाथ मोड़ दिया। उसके हाथों पर चोट के निशान भी थे। उसने मना कर दिया कि अब वह ऊपर अकेले काम नहीं करेगी और अगर कभी ऊपर जाना भी पड़े तो कोई साथ चले। अम्मी ने उसे समझाया और कहा कि वह नीचे ही कपड़े धोकर फैला दिया करे। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। मेरे घर में एक छोटा भाई पैदा हुआ जो उस समय लगभग 9 दिन का था। अम्मी अपने कमरे में आराम कर रही थीं और मेरा भाई उनके पास पलंग पर सो रहा था। हमारी काम वाली किचन में काम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक काली बिल्ली अम्मी के कमरे में जा रही है। घबराकर काम वाली ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही कमरे में जाकर देखा तो वहां मेरे छोटे भाई को पलंग से गिरने से बचाया। इस घर में कुछ अजीब था। अम्मी बताती थीं कि कभी कभी उन्हें खुद पर काबू नहीं रहता था, जैसे कोई उन्हें मजबूर करके सुला देता हो और होश ही नहीं होता। एक बार अम्मी ने अपने छोटे भाई को बचाने के लिए बिल्ली को दूर किया और कामवाली को बुलाकर उससे मदद मांगी। कुछ दिन और बीते और एक रात मेरे बाबा लेट आए। उनका काम ऑन एल फील्ड में था, इसलिए रात में लौटते थे। उस रात वह तकरीबन 2:30 बजे घर आए। घर में सब सो रहे थे, सिर्फ अम्मी और मैं जाग रहे थे। हम उठे और जाकर गेट खोला। जैसे ही बाबा अंदर आए, मैंने देखा कि मेन डोर के साइड में ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर वही काली बिल्ली बैठी थी। अचानक बाबा ने देखा कि वह बिल्ली इंसान जैसी बड़ी और भयानक आकृति में बदल गई। बाबा ने अम्मी से कहा, यह मेरी आंखों के सामने रूप बदल रही है। अम्मी ने फिर सारी घटनाओं के बारे में बाबा को बताया। बाबा को तब समझ आया कि अम्मी क्यों कहती थीं कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। मेरे नाना, जो कि एक आलिम थे, उन्होंने कहा कि इन चीजों का सामना अब होता रहेगा। उन्होंने हमें कुछ पढ़कर दिया और कहा कि अगर बिल्ली ज्यादा परेशान करे तो इसका पानी उसके मुंह पर छिड़क देना। हम सब ऊपर सोने चले गए और नाना ने मेरे भाई के गले में एक ताबीज डाला। एक ताबीज बाबा को दिया और दूसरा अम्मी को। जब भी हम मिलाद या खत्म की नियाज करते, हमेशा कोई ना कोई अजीब घटना घटती। पहली रात से ही हमें घर में किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी थीं। ऐसी आवाजें हमने अक्सर सुनी थीं, खासकर जब हम कुरान ख्वानी या नियाज करते। ये सब कुछ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक रात बाबा काम से लौटे और मेरे भाई को अपने गोद में लिया। उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जागा। हमें अस्पताल जाना पड़ा और डॉक्टर ने कहा कि किसी ने बच्चे का गला दबाया है। ये सुनते ही बाबा घबरा गए और तुरंत हमें ऊपर से नीचे लेकर आ गए। उस रात के बाद से घर में हर रात काली बिल्ली की रोने की आवाज आने लगी। रोज रात को बिल्ली रोती और साथ में मेरा छोटा भाई भी रोने लगता। वह पूरी रात रोता और केवल फज्र की अजान के बाद ही चुप होता। यह सब देख देख कर हम सब तंग आ गए थे। एक बार हमारी पूपो पंजाब से आईं और उन्होंने भी उस कमरे में किसी अजीब आकृति को देखा। वह बहुत डर गईं और कहने लगीं कि ऊपर वाले कमरे में कुछ है और वह वहां नहीं रुकेंगी। आखिरकार हमने तय किया कि यह घर बेच देंगे। बाबा ने एक दिन किसी जानकार से बात की तो उन्होंने सलाह दी कि उस बिल्ली को एक बैग में डालकर अब्दुल्लाह शाह गाजी के मजार पर छोड़ आओ। बाबा ने ऐसा ही किया, मगर रास्ते में वह बिल्ली उनके सामने फिर लौट आई। तब मेरे नाना ने कहा कि उस पड़े हुए पानी को बिल्ली पर छिड़क दो। अम्मी ने हिम्मत जुटाई और उस बिल्ली पर पानी छिड़क दिया। बिल्ली तुरंत अपनी असली रूप में बदल गई। अम्मी ने उसे कहा कि हम घर छोड़ रहे हैं, कृपया हमारे बच्चों को कुछ मत कहना। इसके बाद हमने घर बेच दिया और जब हम जाने लगे तो ऊपर से ढोल की आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो वे खुशी मना रहे हों। हम इस घर से चले गए, मगर बाद में सुना कि जिन लोगों ने इस घर को खरीदा उनके साथ भी भयानक घटनाएं घटीं। उनके पिता को सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया और उनकी मौत हो गई।
उनकी मां भी कुछ अजीब हादसों के बाद चल बसीं। यह घर अब भी वीरान पड़ा है और कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता। इस तरह यह खौफनाक कहानी खत्म हुई।